नमस्कार साथियों, सफलता परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की और हमने इस परिवार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने की शुरुआत करी थी, जिस पर मैं कुछ बातें आप लोगों से कर चुका था। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो हमने बातें करी थी वो अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात करी थी कि भारत की इस ग्लोब पर, इस पूरे विश्व में स्थिति क्या है। ठीक है, और अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया दो प्रकार से उसमें चीजें चलती हैं। एक जो उसका प्रकार है वो भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, और दूसरा जो उसका टाइप है वो है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौगोलिक परिचय। हमें जो अपनी क्लासेस की शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है भारत के भौगोलिक परिचय से। ठीक है, तो यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है साथियों, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है साथियों, भारत का भौगोलिक परिचय यानी कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसकी हमें बात करनी है। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए, भारत जो है वो डाइवर्सिटी वाला देश है। उसमें एक जैसी स्थलाकृतियां नहीं है, उसमें कई प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तो उन सभी स्थलाकृतियों की बात हमें एक एक करके करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, और इस भारत में कई प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। इस भारत में कई प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। उन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, वो स्थलाकृतियां कैसे बन गई, है ना, तो इन सभी की बात हमें करनी है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इस सभी की बात हमें करनी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब देखिए, इस भारत में अगर यहां से लेके यहां तक की बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं तो ऊपर वाला जो हिस्सा है भारत का, जो उत्तरी हिस्सा है ना, वो है उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है साथियों, यानी कि ऊपर हमारा हिमालय है ना, पामीर ग्रंथि है, तिब्बत का पठार है, कुनलुन पर्वत श्रेणियां हैं, हिंदुकुश पर्वत है, ये सारी कुछ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और इन सब में जो नवीन है वो हमारा क्या है, हिमालय है। ठीक है, तो जो हिमालय है, तो ये पूरा जो हिस्सा है वो किससे कवर है, हिमालय से कवर है। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं नदर्न माउंटेन प्लेन्स, नदर्न माउंटेन रीजन, नदर्न माउंटेन रीजन। ठीक है साथियों, तो यानी कि हमें एक स्थलाकृति भारत में जो पढ़नी है वो स्थलाकृति हमें पढ़नी है। एक स्थलाकृति जो भारत में हमें पढ़नी है वो स्थलाकृति हमें पढ़नी है पर्वत। क्या पढ़नी है साथियों, पर्वत, यानी कि माउंटेन। माउंटेन हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, तो एक स्थलाकृति हो गई। ठीक है, अगर दूसरी स्थलाकृति की बात करेंगे तो ये हमारा पूरा राजस्थान वाला एरिया है। और आपको पता है कि ये जो एरिया है पूरा थार डेजर्ट है ना, ये मरुस्थल वाला एरिया है, थार डेजर्ट है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो है थार का मरुस्थल। कौन सा है साथियों, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल। तो दूसरी स्थलाकृति जो हमें इसमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, यानी कि डेजर्ट। हमें दूसरी स्थलाकृति की स्टडी करनी है वो क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, अगर हम इस हिस्से में आएंगे, अगर हम इस हिस्से में आएंगे तो ये हिस्सा जो है साथियों वो क्या है, हमारा मैदान है। क्या है, मैदान, है ना, जहां हम सभी रहते हैं वो क्या है, मैदान है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं मिडिल प्लेन्स, मिडिल प्लेन्स, यानी कि इनको नाम दिया जाता है मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। तो तीसरी जो स्थलाकृति हमें पढ़नी है साथियों वो क्या पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें मैदान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैदान में हम ये देखेंगे कि भावर क्या होती है, तराई क्या होती है, ठीक है, खादर क्या होती है, बांगर क्या होती है, किस हिस्से में नदियां गायब हो जाती हैं, कहाँ नदियां हमें पुनः दिखाई देने लगती हैं, ये सब बातों को हम मैदान में सीखेंगे, ठीक है। भूर क्या होती है, रेह क्या होती है, ये सब बातें, ठीक है। अगर हम इस हिस्से की बात करेंगे जो हमारे साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, तो साउथ वाले हिस्से की बात करेंगे तो यहां पर साथियों ये वाला जो है वो पठार है। क्या है ये? पठार। तो हम इसको बोलते हैं दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, यानी कि प्लेट्यू रीजन इन साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया का क्या है? प्लेट्यू रीजन। तो ये हमें पढ़ना है। तो हमें जो चौथी स्थलाकृति इसमें पढ़नी है वो साथियों कौन सी पढ़नी है? पठार, प्लेट्यू, ठीक है। कौन सी पढ़नी है? प्लेट्यू पढ़नी है, पठार पढ़ने हैं, ठीक है। अगर साथियों अगली स्थलाकृति की हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये तो अरब सागर वाला हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है ना। इस पठारी भाग से कई नदियां निकलती हैं, वो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर के साथ साथ वो बंगाल की खाड़ी में भी कुछ नदियां गिर रही हैं। तो ये जो नदियां हैं अपने साथ सेडिमेंट लेकर जाती हैं, और सेडिमेंट जो नदी लेकर जाती है वो क्या बनाती है? मैदान बनाती है। क्या बनाती है? वो मैदान बनाती है। तो साथियों ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर जो मैदान बनेंगे वो बनेंगे तटीय मैदान, वो बनेंगे तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। तो साथियों हमें तटीय मैदानों का भी अध्ययन करना है। तटीय मैदान, तटीय मैदान को साथियों कहा जाएगा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो एक जो स्थलाकृति हमें अब पढ़नी है वो कौन सी हो गई? हमारी तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है साथियों। कौन सी हो गई? तटीय मैदान, यानी कि कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है साथियों। ये कौन सी हो गई? हमारी कोस्टल प्लेन्स हो गई, तटीय मैदान वाला हिस्सा हो गया। अगर हम अगले हिस्से की बात करते हैं तो अब एक ही स्थलाकृति हमारी बची हुई है। वो स्थलाकृति कौन सी है? जैसे भारत में कुछ द्वीप समूह भी तो हैं, जैसे अरब सागर में यहाँ पर एक प्यारा सा द्वीप है लक्षद्वीप, यहाँ पर हमारे कुछ द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार, है ना। तो ये हमारे क्या है? आइलैंड है ना, द्वीप। तो हमें जो छठवें नंबर की स्थलाकृति है वो कौन सी है? वो है द्वीप, द्वीप, इनकी स्टडी को करना है, आइलैंड, ठीक है। तो यानी कि हमें अभी तक टोटल कितनी स्थलाकृतियां मिली है ना? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है साथियों। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा जो भारत है, उस भारत को हमने कुल 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा है? 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो पर्वत वाला हिस्सा है ना। फिर उसके बाद हमारे मध्यवर्ती मैदान है, उसके बाद हमारा दक्षिण का पठारी भाग है, इसको प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप को इंग्लिश में बोला जाता है पेनिनसुला, है ना। ऐसा स्थलीय हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे, ठीक है, आइलैंड की बात करेंगे और डेजर्ट की बात करेंगे। देखिए कुछ जगह साथियों ये 6 भूभौतिक प्रदेश जो है वो 5 ही दे रखे होते हैं। वो कितने दे रखे होते हैं? 5। तो जहां 5 दे रखे होते हैं ना साथियों, वहां जो मरुस्थल वाला हिस्सा है वो मध्यवर्ती मैदान में ही शामिल होता है। 5 जहां भी दे रखे होते हैं तो उसमें जो मरुस्थल वाला हिस्सा है वो किसमें शामिल कर दिया जाता है? मैदान में। बशर्ते हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो हम वहां पाएंगे कि कुल कितने भूभौतिक प्रदेश हैं भारत के? 6 भूभौतिक प्रदेश हैं, ठीक है साथियों। तो हमें भारत के 6 भूभौतिक प्रदेशों को एक एक करके पढ़ना है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, ठीक है, इनमें से कौन सी स्थलाकृतियां सबसे नई है, कौन सी स्थलाकृतियां सबसे पुरानी है ना। ये सब बातों को हम करेंगे। द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, मरुस्थल का निर्माण कैसे हो गया, है ना, पर्वतों का निर्माण, इतना बड़ा हिमालय कैसे बना, ये सब बातों को हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे साथियों माउंटेन से।
पर्वतों से। ठीक है साथियों, तो हम किससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे? पर्वतों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर आता है कि भारत को कुल कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे भारत को कुल 6 भूभौतिक प्रदेशों में, भारत को कुल 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को कुल 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, तो वो कौन कौन से भूभौतिक प्रदेश हैं 6? तो मैंने आपको बताया था कि एक जो भूभौतिक प्रदेश हमारा है वो कौन सा है? पर्वत है। कौन सा है वो? पर्वत है, जिसको हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक भूभौतिक प्रदेश हमारा कौन सा हो गया? पर्वत हो गया। दूसरा जो भूभौतिक प्रदेश है हमारा वो कौन सा है? तो वो है मध्यवर्ती मैदान। कौन सा है साथियों? मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है साथियों, हम इसमें ये देखेंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे आप अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? पर्वतीय हिस्सा है। ये जो हिस्सा है वो कैसा हिस्सा है? पठारी हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है वो कैसा हिस्सा है? मैदानी हिस्सा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय जो हिस्सा है, उस पर्वतों पर क्या पाए जाएंगे? ग्लेशियर पाए जाएंगे। ये बहुत ऊंचा एरिया है ना। इतना ऊंचा ये कैसे हुआ, ये बात हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये पर्वतीय हिस्सा है, ये इतना ऊंचा है। ये पठारी हिस्सा है, इसकी भी ऊंचाई होगी। और ये वाला जो हिस्सा है, इन तीनों के कंपैरेटिवली ये कैसा है? निचला एरिया है। तो यहां से जो नदियां निकलती हैं और यहां से जो नदियां निकलती हैं, वो नदियां ऐसे बहती हैं। और जब वो नदियां ऐसे बहेंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? वो सेडिमेंट लेकर आएंगी। जब वो सेडिमेंट डिपोजिशन इस क्षेत्र में करेंगी, तो यहां किसका निर्माण होगा? मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, तो हमें वो पढ़ना है कि मैदान कैसे बने। ठीक है, मध्यवर्ती मैदान। अगला जो हमारा होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठार, या दक्षिण का पठारी भाग, या फिर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार कैसे बने हमें ये सीखना है। अगला जो हमारा होगा वो होगा तटीय मैदान। तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदानों की बात हमें करनी है। अगला जो हमारा होगा वो होगा सर द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं द्वीप। ठीक है, द्वीपों से लगभग सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसके बाद द्वीप के बाद जो होगा वो होगा हमारा मरुस्थल। कौन सा होगा साथियों? वो होगा हमारा मरुस्थल। ठीक है, वो होगा हमारा मरुस्थल। बहुत डिटेलिंग इनकी करेंगे हम, हर पॉइंट में बात करेंगे। यानी कि भारत को कुल कितने 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इन 6 भूभौतिक प्रदेशों में से एक एक करके हम बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम पहले बात करेंगे पर्वतों की। हम पहले किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स की। पर्वत। ठीक है, पर्वतों को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन। ठीक है, तो अब देखिए पर्वत क्या होता है, ये सवाल को थोड़ा सा समझते हैं कि पर्वत क्या है, कैसे बने होते हैं पर्वत, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, वो सारी बातें हमें करनी है। अब समझना बात को ध्यान से। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं कि पूरे अगर भारत की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मैंने अभी बताया, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पठार है, कहीं द्वीप हैं, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, ये सारी है। अब ये सारी चीजें कैसे निर्मित हुई, तो एक एक करके कंसेप्चुअल तरीके से इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पर्वत की। देखो पर्वत की पहले मैं सिंपल डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है सर वो होगी ऐसी स्थलाकृति, ऐसी स्थलाकृति, ऐसी स्थलाकृति जिसकी जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई
1500 मीटर से अधिक हो, 1500 मीटर से अधिक हो, 1500 मीटर से अधिक हो। यही नहीं, इसमें तथा जिसका ऊपरी भाग, तथा जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो, नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। यानी कि ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक हो तथा जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो, वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। ठीक है, हमें यह देखना है कि सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन हमें मिली। अब देखिए, ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक हो, सबसे पहले पॉइंट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए सर कि ये समुद्र तल का मामला क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद एक एक शब्द को हमें पकड़ना है, एक एक शब्द के बारे में हमें पता होना चाहिए। चीजों को पढ़ना नहीं है, सीखना है, हर चीज के बारे में, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, एक शब्द हमें मिला है, इस शब्द के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सी लेवल, सी लेवल, इसको बोला जाता है समुद्र तल। इसको क्या बोला जाता है सर? समुद्र तल। कई जगह आपने लिखा दिखाई देखा होगा, लिखा दिखा दिया होगा आपको कि समुद्र तल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर बात समुद्र तल की करेंगे तो समझना ध्यान से, समुद्र तल क्या है। जैसे अगर मैं अपनी पृथ्वी की बात करूं, अगर मैं अपनी पृथ्वी की बात करूं तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। अगर हम इस पृथ्वी की बात करते हैं तो इस पृथ्वी पर क्या है? स्थल भी है और जल भी है। तो मान लेते हैं इस पृथ्वी पर हमारा क्या है? ये जल है। ये इस पृथ्वी पर हमारा क्या है सर? जल है। ठीक है, ये इस पृथ्वी पर हमारा क्या है? जल है। समझना बात को ध्यान से। अब देखिए, पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो पृथ्वी का जल है वो ऊपर और नीचे होता रहता है। इस ऊपर और नीचे होने की क्रिया को ही ज्वार कहा जाता है। इस ऊपर और नीचे होने की क्रिया को क्या बोला जाता है सर? ज्वार। जल के, पृथ्वी पर उपस्थित जल के ऊपर और नीचे होने की क्रिया को सर क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। बात स्पष्ट है? ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है ना, पृथ्वी पर जितना भी जल है, अगर उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, देखिए जल द्रव है ना, जो लिक्विड चीजें होती हैं वो कम फोर्स पर अपनी अवस्था को क्या कर लेती हैं? परिवर्तन कर लेती हैं, है ना। तो अगर हल्का सा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पृथ्वी पर लगेगा तो जल अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा, और जल जब अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा तो वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? ज्वार भाटा कहेंगे। अब इसमें हमें यह समझना है, जैसे मान लीजिए यदि यह जल ऊपर की ओर जाता है, यदि यह जल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ज्वार बोलेंगे। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे सर? ज्वार बोलेंगे। ठीक है, यदि यह जल ऊपर की ओर जाता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ज्वार बोलेंगे। ठीक है, और यदि यह जल नीचे की ओर आता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे सर? भाटा बोलेंगे। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? भाटा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, जल का नीचे जाना भाटा कहलाता है। ठीक है, अब देखना, इसमें समझना यह है कि जैसे अगर हम किसी भी पॉइंट पर ज्वार की मैक्सिमम हाइट निकाल लें, है ना, मैक्सिमम हाइट किसकी निकाल लें सर? ज्वार की। ठीक है, और जो नीचे जाने की क्रिया है जिसको हम भाटा कह रहे हैं, उसकी मिनिमम हाइट निकाल लें कि मिनिमम भाटा कितना गया है ना, ज्वार की मैक्सिमम हाइट और भाटा की मिनिमम हाइट। यानी कि अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो समुद्र तल है इसमें ज्वार की मैक्सिमम हाइट प्लस भाटा की मिनिमम हाइट, है ना, और इसको जोड़ने के बाद कितना कर दें? 2 कर दें, तो ये एक एवरेज निकल कर आएगा हमारे सामने। यानी कि ज्वार भाटा का एक एवरेज निकल कर आएगा हमारे सामने।
ये ज्वार भाटा का एक मिनिमम पॉइंट मिड पॉइंट निकल कर आएगा, है ना। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, इसी को हम कहेंगे सर क्या, सी लेवल, है ना। अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो रेखा निकल कर आई है ना, इस रेखा को बोलते हैं डॉटम रेखा, डॉटम लाइन, डॉटम रेखा। और ये जो डॉटम रेखा है सर, इसी को बोला जाता है समुद्र तल। इसी को क्या बोला जाता है, समुद्र तल बोला जाता है। समुद्र तल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि समुद्र तल क्या है, तो हम उसे बताएंगे कि समुद्र तल का मतलब है सर ज्वार की मैक्सिमम हाइट किसी भी पॉइंट पर, भाटा की मिनिमम हाइट, इन दोनों को ऐड करके अपॉन में कितना 2 करेंगे तो एक औसत निकल कर आएगा, एक एवरेज निकल कर आएगा। और जो एवरेज है उसी को हम क्या बोलेंगे, डॉटम लाइन या फिर समुद्र तल। क्या बोलेंगे उसी को, डॉटम लाइन या फिर समुद्र तल। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, है ना। अगर हम इस समुद्र तल की बात करें तो भारत का जो समुद्र तल है सर, भारत का जो समुद्र तल है वो चेन्नई से मापा गया है। कहां से मापा गया है, चेन्नई से मापा गया है, ठीक है। चेन्नई यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की जो आज हाइट है ना, माउंट एवरेस्ट की जो आज हाइट है, जिसकी ऊंचाई हम माप रहे हैं, वो कहां से माप रहे हैं, हम चेन्नई से माप रहे हैं। कहां से माप रहे हैं सर, हम चेन्नई से माप रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड या जो नेपाल वाला हिस्सा है वो तो खुद ऊंचाई पर है, अगर वहां से हाइट मापोगे तो फिर तो और ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन हमने जो भारत का समुद्र तल इंक्लूड किया है वो कहां से इंक्लूड किया है, तो वो चेन्नई से। अगर हमसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत में जितनी भी पर्वत पठार चोटियां हैं उन सब की हाइट कहां से मापी गई है, तो चेन्नई से मापी गई है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर हम विश्व के समुद्र तल की बात करते हैं, अगर हम विश्व के समुद्र तल की बात करते हैं तो विश्व का समुद्र तल मापा गया है ग्रीनविच से। कहां से मापा गया है सर, ग्रीनविच से। और ग्रीनविच कहां है सर, तो ग्रीनविच है ब्रिटेन में। ग्रीनविच कहां है सर, ब्रिटेन में। ये वही ग्रीनविच है जहां से पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, वो संतुलित किया जाता है। तो ये वही ग्रीनविच है जो ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। तो यानी कि विश्व में जितने भी पहाड़, चोटियां, पर्वत, ज्वालामुखी हैं, उन सब की हाइट जो हम मापते हैं वो कहां से मापते हैं, ग्रीनविच से। और भारत में कहां से मापते हैं, चेन्नई से, ठीक है। तो पर्वत की डेफिनेशन आपको समझ में आई। मैंने बताया था ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक हो तथा जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो, वो पर्वत कहलाता है, माउंटेन कहलाता है, ठीक है साथियों। और ये जो समुद्र तल वाला कॉन्सेप्ट है ये हमें समझ में आना चाहिए कि सी लेवल क्या होता है। तो सी लेवल किसी भी पॉइंट पर ज्वार की जो मैक्सिमम हाइट है और भाटा की जो मिनिमम हाइट है उसका एक एवरेज है, और उस एवरेज को हम डॉटम रेखा यानी कि डॉटम लाइन कहते हैं, इसी को हम समुद्र तल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे लिखा दिखाई दिया होगा आपको कि ये जो हिस्सा है वो समुद्र तल से इतना ऊंचा है या इतना नीचा है ना। तो वो सारी बातें ऐसे हम इसको मापते हैं, इसे उनको मेजर करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, ठीक है। अगर हम अपने अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगले पॉइंट पर जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वतों के प्रकार, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वतों के प्रकार, पर्वतों के प्रकार, ठीक है ना। हमें बात करनी है तो वो किसकी करनी है, पर्वतों के प्रकार, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यानी कि हम बात करेंगे पर्वतों के प्रकार की, ठीक है। तो देखिए जो पर्वत है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन चारों के नाम लिखना चाहूं तो कौन कौन से पर्वत हैं वो देख लीजिए, एक एक करके फिर हम उन सभी पर्वतों को पढ़ेंगे। अब देखिए हम केवल बात अब भारत के पर्वत की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूरे विश्व के पर्वत। तो पूरे विश्व में कुल कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। जैसे भारत में ही अगर हम बात करें, यहां से सवाल कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये 4 प्रकार के पर्वत हैं, है ना। तो यहां से
हमसे पूछ लिया कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, विंध्याचल कैसा पर्वत है ना, नीलगिरी पहाड़ियां कैसी पहाड़ियां हैं, ये सब बातें हमसे पूछता है। ठीक है, तो पर्वत कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर वलित पर्वत, वलित पर्वत है ना। जो वलित पर्वत है उसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, उसे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। जो वलित पर्वत है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत। यानी कि अगर बात करेंगे तो इनको हम कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है साथियों, इनको हम क्या कहते हैं? फोल्डिंग माउंटेन्स कहते हैं। दूसरे जो पर्वत हैं वो है भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन। दूसरा जो पर्वतों का प्रकार है वो कैसे पर्वत है? वो है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और तीसरे जो पर्वत हैं साथियों वो है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत को बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है साथियों, ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहते हैं हम? वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और जो चौथा पर्वत हमारे सामने है वो है अपशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत? अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत को बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन्स। ठीक है साथियों, तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। देखिए पर्वत की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, वो बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमने देखा कि 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, है ना। पहले होते हैं मोड़दार पर्वत, जिनको हम वलित पर्वत भी कहते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स भी कहते हैं। दूसरे होते हैं भ्रंश पर्वत, जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन, और अपशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना है एक एक करके ये सारे पर्वत कैसे बने होते हैं। ये जितनी भी स्थलाकृतियां इस पृथ्वी पर आज हम देख पा रहे हैं, ये स्थलाकृतियां बनी कैसे? पहला मुद्दा सर ये है कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सब बातें हमें करनी है। ठीक है, देखिए एक सवाल यहां से ये पूछा जाता है कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो अगर हमसे सवाल ये पूछा जाए कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत पर्वतों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओरोजेनेसिस, 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 ओरोजेनेसिस। ठीक है साथियों, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओरोजेनेसिस। बेसिकली ओरोजेनेसिस एक फोर्स है जो काम करता है पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओरोजेनेसिस कहते हैं। उस बल को भी समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, वो कौन सा बल है, कैसे काम करता है, तो उस बल को भी हम समझ लेंगे। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनेसिस कहा जाता है। और पूरे विश्व में इन्हीं 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब बातें हमें समझनी है। ठीक है, तो हम आते हैं अब अगले पॉइंट पर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं वो देखी हैं, भारत का भौगोलिक परिचय हम पढ़ रहे हैं। और भारत के भौगोलिक परिचय में हमने ये देखा कि भारत को कुल कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6। कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें से पहला भूभौतिक प्रदेश कौन सा है? पर्वत है। दूसरा भूभौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सर वो है हमारा पठार। तीसरा कौन सा है? मैदान है। मरुस्थल है, द्वीप है, तटीय मैदान है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी। उसके बाद हम एक एक करके इन चीजों को समझ रहे हैं, एक एक करके हम इन सब सारी चीजों को समझ रहे हैं कि ये कैसे निर्मित हुई, कैसे ये बनी, और कहां कहां स्थित है, क्या क्या इनके लाभ है ना, और क्या क्या इनकी हानि है, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में हमें ये समझना है कि जो ये जितने भी पर्वत हैं ये कैसे बने। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन से आपको बात समझ में आएगी। सभी पर्वतों का निर्माण, सभी पर्वतों का निर्माण, सभी पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं
पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भागों में, पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भागों में लगने वाले, बाह्य भागों में लगने वाले बलों से होता है, बलों से होता है। आंतरिक एवं बाह्य भागों में लगने वाले बलों से होता है। यानी कि जितने भी पर्वत बने हैं वो सब या तो पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहे हैं उनसे, या फिर पृथ्वी के बाहर जो बल लग रहे हैं उनसे। अब सर ये अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, आंतरिक और बाह्य भागों में लगने वाले बल, तो जो बल अंदर लगते हैं पृथ्वी के, उन बलों को बोला जाता है अंतर्जात बल। उन बलों को क्या बोला जाता है सर? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल का मतलब क्या हो गया? एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, अंतर्जात बलों का मतलब क्या हो गया? एंडोजेनिक फोर्स। क्लियर? ठीक है, जो बाह्य भागों में बल लग रहे हैं उनको बोलते हैं बहिर्जात बल। उनको क्या बोलते हैं सर? तो उनको बोलते हैं बहिर्जात बल, उनको बोला जाता है बहिर्जात बल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों का निर्माण अंतर्जात या बहिर्जात बलों से हुआ है। ये दो ही प्रकार के बल ऐसे हैं जो सभी स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक हैं। या तो कोई स्थलाकृति बनी है तो वो अंतर्जात बल से बनी होगी, या फिर कोई स्थलाकृति जो बनी है वो बहिर्जात बल से बनी होगी। जो बल, अब देखो इनको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि अंतर्जात बल क्या होते हैं, तो हम इसके बारे में लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों में लगने वाला बल, पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगने वाला बल, लगने वाला बल है ना, कौन सा है? अंतर्जात बल हो गया। ठीक है, और पृथ्वी के बाह्य भागों में लगने वाला बल, पृथ्वी के बाह्य भागों में लगने वाला बल, बाह्य भागों में लगने वाला, लगने वाला बल। ठीक है, तो पृथ्वी के बाह्य भागों में जो बल कार्य करेगा वो कौन सा है? बहिर्जात। अंदर जो काम करेगा वो कौन सा है? तो वो है अंतर्जात। ठीक है, और जितने भी स्थलाकृतियां आज आप देख रहे हैं वो सब स्थलाकृतियां इन्हीं बलों की वजह से निर्मित हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर का मामला क्या है और बाहर का मामला क्या है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अगर इस अर्थ की बात करेंगे तो इस अर्थ की सरफेस पर कुछ बल कार्य कर रहे हैं, तो वो हो गए बहिर्जात बल, है ना। सरफेस की अगर बात करेंगे तो सरफेस पर जो बल कार्य करते हैं वो कौन से बल कार्य करते हैं? वो बल कार्य करते हैं बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। ठीक है, कौन से बल कार्य करते हैं? बहिर्जात बल कार्य करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है? क्रस्ट होती है, यानी कि पृथ्वी में कई लेयर होती हैं, तो ऊपरी लेयर क्रस्ट हो गई। उसके बाद एक दूसरी लेयर इसमें कौन सी होती है सर? मेंटल होती है। और एक तीसरी लेयर इसमें कौन सी होती है सर? कोर होती है। तीसरी लेयर कौन सी होती है? कोर होती है। अब देखिए, आपने अभी तक ये देखा होगा कि जो मेंटल वाली लेयर है उसमें मैग्मा होता है, क्रस्ट में जो होती है वो ठोस होती है, कोर वैसे ही ठोस हो जाती है क्योंकि प्रेशर ही इतना ज्यादा है ना। अगर आपसे सवाल ये बन जाए कि मान लीजिए पृथ्वी के अंदर ये इतना टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने का कारण है रेडियो एक्टिव तत्व। यानी कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो तापमान को बढ़ाते हैं, जो तापमान को बढ़ाते हैं, जो तापमान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं।
समझ में आ रही है बात? देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व की विशेषता ये होती है कि वो एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब क्योंकि जो हमारी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रेडियो एक्टिव तत्व है और वो अपनी एनर्जी को लगातार रिलीज कर रहा है, लगातार उसको फ्री कर रहा है, तो आप खुद देखिए कि ये एनर्जी यहां तक तो नहीं आ पाएगी, है ना? क्योंकि अगर देखा जाए जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ हमारी है वो हीट की और करंट की बेड कंडक्टर है, यानी कि कुचालक है ना? और जब वो कुचालक है तो हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो वो हीट अंदर ही अंदर क्या करेगी? टेम्परेचर को बढ़ाती रहेगी। समझ में आ रही है बात? तो टेम्परेचर जब यहां बढ़ता रहेगा तो सारी चीजें किस रूप में आ जाएंगी? तो सारी चीजें सर मैग्मा के रूप में आ जाएंगी। सारी चीजें किसके रूप में आ जाएंगी? मैग्मा के रूप में। यानी कि मैग्मा मतलब पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो सब क्या होंगी? वो द्रव अवस्था में आ जाएंगी। पृथ्वी के अंदर जितनी भी चट्टानें हैं वो सब द्रव अवस्था में आ जाएंगी, और जब वो द्रव अवस्था में आ जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी? मैग्मा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वो मैग्मा कहलाएंगी। स्पष्ट बात यहां तक? ठीक है साथियों? तो देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया कि जो बहिर्जात बल हैं वो पृथ्वी के बाहर काम कर रहे हैं, और जो अंतर्जात बल हैं वो अंतर्जात बल उत्पन्न कैसे होंगे? तो वो अंतर्जात बल उत्पन्न होंगे सर इस मैग्मा की वजह से, है ना? वो अंतर्जात बल किसकी वजह से उत्पन्न होंगे? इस मैग्मा की वजह से। जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए, ये मान ली मैंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है जिसको हमने क्रस्ट नाम दे दिया। ठीक है, ये क्रस्ट हो गई हमारी, और ये हमारा कौन सा हो गया सर? मैग्मा हो गया। कौन सा हो गया? हमारा मैग्मा हो गया। और ये हमारी कौन सी लेयर हो गई? कोर हो गई। ये वाली जो लेयर है सर ये मेंटल है। ये कौन सी लेयर हो गई? हमारी मेंटल हो गई। ठीक है, ये हमारी मेंटल हो गई, और ये हमारी लेयर कौन सी हो गई? कोर हो गई। अब आप इसमें एक चीज देखिए, अब आप इसमें एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए अगर इस स्थान की बात करेंगे तो इस स्थान पर तो क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। इस स्थान पर क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। तो आप देखेंगे कि क्रस्ट सॉलिड और लिक्विड, हमारा जो मेंटल है वो लिक्विड है, तो बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन एरिया होगा, संक्रमित एरिया होगा, जिसमें ठोस और द्रव दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी। और जब ठोस और द्रव दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी लेयर बोलेंगे, और इसी को हम नाम देंगे सर प्लेट। इसको हम क्या नाम दे देंगे? प्लेट नाम दे देंगे। प्लेट, है ना? ये प्लेट कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये क्या है? एक परत है। ये प्लेट कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये क्या है? एक परत है। ठीक है, क्या है? ये एक परत है। तो ये परत है, तो ऐसी परत जो क्रस्ट और मेंटल दोनों के बीच में है। ठीक है, अब क्या होगा? इस मैग्मा का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होगा। इस मैग्मा का टेम्परेचर लगातार क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर। और इस मैग्मा में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में एक मोशन हमें देखने के लिए मिलेगी, एक गति हमें देखने के लिए मिलेगी, है ना? जैसे मान लीजिए पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म कैसे होता है? आप समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, और इस पात्र में ऐसे नीचे ये जल रही है आग। ठीक है, तो इसमें ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और पानी भरा हुआ है तो इसमें जैसे ही हम हीट देंगे तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो टूट जाएगा। जैसे ही वो बल टूटेगा ये हल्के हो जाएंगे। हल्के होने के बाद ये चीजें तो ऊपर जाएंगी, है ना? और ऊपर की जो भारी चीज है वो नीचे आएगी। तो एक ऐसी चक्रीय गति हमें देखने को मिली इस पानी में, है ना? ऐसे ही पूरा पानी गर्म हो जाता है इस चक्रीय गति से। तो ठीक वैसे ही ये गति हमें कहां देखने को मिलेगी? मैग्मा में देखने को मिलेगी। और इसी मैग्मा की वजह से जो बल कार्य करेंगे पृथ्वी के अंदर, उन्हीं को हम बोलेंगे सर अंतर्जात बल। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अंतर्जात बल। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अंतर्जात बल बोलेंगे, तो बहिर्जात बल। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस चीज को एक तरीके से देखें तो देखिए, पहले मैंने आपको बताया कौन सा बल? अंतर्जात बल। कौन सा बल? अंतर्जात बल। ठीक है, और अंतर्जात बल को हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स बोल दिया। अगर एक्सोजेनिक फोर्स की बात करेंगे तो समझना, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगने वाला बल है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगने वाला बल है। आंतरिक भागों में लगने वाला बल है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगने वाला बल है। क्लियर? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई।
पहला पॉइंट तो ये पॉइंट तो हमें खूब पता चल ही गया है कि ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्यों लगता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में लगता है ये किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से। किसकी वजह से लगता है, मैग्मा की वजह से। कैसे सर, तो मैग्मा में संवहनी धाराएं, मैग्मा में संवहनी धाराएं बन जाती हैं। मैग्मा में संवहनी धाराएं बन जाती हैं। मैग्मा में संवहनी धाराएं बन जाती हैं जो प्लेटों पर बल लगाती है, जो प्लेटों पर बल लगाती है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। और जब ये प्लेटें गति करती हैं तो मान लीजिए जब प्लेट गति करेगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हमें दिखाई देगा ना। तो वो परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वो स्थलाकृतियों के रूप में ही दिखाई देता है। आगे हम इस बात को और समझेंगे। ठीक है, दूसरा बल मैंने आपको बताया था बहिर्जात बल, इसके बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। बहिर्जात बल, बहिर्जात बल क्या बोला जाता है सर इसको, एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स, बहिर्जात बल को क्या बोला जाता है, एक्सोजेनिक फोर्स। अभी बताया था पृथ्वी के बाह्य भागों पर लगने वाला बल, पृथ्वी के बाह्य भागों में, बाह्य भागों में लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, तो ये कौन सा है, बहिर्जात बल हो जाएगा। अब देखिए बाह्य भागों में जब ये बल लगता है तो ये बल 3 क्रियाओं के रूप में लगता है। ये जो बल है वो 3 क्रियाओं के रूप में लगेगा, और वो 3 क्रियाएं कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात मैं करता हूं, समझना बात को ध्यान से। ठीक है, तो पृथ्वी के बाह्य भागों पर जितनी स्थलाकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं वो 3 क्रियाएं। जैसे एक क्रिया होती है अपक्षय, एक क्रिया कौन सी होती है, अपक्षय, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। तो अपक्षय के रूप में बहिर्जात बल लगेगा। दूसरी जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, अपर्दन। कौन सी होती है वो, अपर्दन। इरोजन, कौन सी होगी वो, इरोजन, अपर्दन होगा, है ना। नदियां बहुत सारा अपर्दन करती हैं, है ना। चंबल नदी अपर्दन के लिए कितनी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अपर्दन। और तीसरा जो होता है वो होता है निक्षेपण। तीसरा क्या होता है सर, तो तीसरा होता है निक्षेपण, डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है, निक्षेपण। 3 प्रोसेस के रूप में ये बल कार्य करता है, 3 प्रोसेस के रूप में ये बल कार्य करता है। कैसे काम करता है समझिए। जैसे मान लो ये कोई स्थलाकृति है, जैसे मान लो ये कोई स्थलाकृति है, ठीक है। इस स्थलाकृति पर लगातार वर्षा का प्रभाव होगा, लगातार किसका प्रभाव होगा, वर्षा का प्रभाव होगा। इस स्थलाकृति पर लगातार किसका, भूकंप का प्रभाव होगा, है ना, भूकंप का प्रभाव होगा। इस स्थलाकृति पर लगातार आंधी तूफान ये सारी चीजों का प्रभाव होगा, है ना, ठीक है। और जैसे ही इस पे इन सब का प्रभाव पड़ेगा तो इस स्थलाकृति से कुछ छोटे छोटे कण जो टूटकर अलग हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो टूटकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो किसी मुख्य स्थलाकृति से कणों का टूटकर अलग होना क्या कहलाता है, अपक्षय। तो अपक्षय की क्रिया में हम क्या लिखेंगे, है ना, किसी स्थलाकृति पर, किसी स्थलाकृति पर बाह्य प्रभाव के कारण, बाह्य प्रभाव के कारण, बाह्य प्रभाव के कारण कणों या अवसादों, सेडिमेंट्स, कणों या अवसादों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। समझ में आ रही है बात, क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाएगा। तो अपक्षय को स्पष्ट किया हमने। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए लगातार इस पे प्रभाव पड़ेंगे तो ये कण यहाँ स्थिर थोड़े ना रहेंगे, ये तो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। जैसे नदी ग्लेशियर से निकली, नदी ने किसी पर्वत को काटा, उसी पर्वत की मिट्टी को लेकर नदी अपने साथ जा रही है, ठीक है। तो ये कण क्या हो रहे हैं, यहां से बह के नीचे की ओर आ रहे हैं, ये कण क्या हो रहे हैं,
यहां से बह के नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, ये जो बहने का प्रोसेस है, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? अपरदन। तो अपरदन में क्या होता है? कणों या अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहना या चले जाना क्या कहलाता है? अपरदन। और नदियां हमेशा क्या करती हैं? अपरदन करती हैं। नदियां हमेशा क्या करेंगी? अपरदन करेंगी। तो अपक्षय समझ में आया, अपरदन समझ में आया। ये सब कौन से बल बात कर रहे हैं? हम बहिर्जात बलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही ये अपने अंतिम समय पर आएंगे, ये कण यहां जमा होने लगेंगे, ये कण क्या होने लगेंगे? यहां भी जमा हो जाएंगे। तो जैसे ही ये कण अपने अंतिम स्थान पर जमा होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? निक्षेपण। तो कणों या अवसादों का एक स्थान पर जमा होना, वो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। समझ में आई बात आपको? तो बहिर्जात बल ऐसे लगते हैं, अंतर्जात बल ऐसे लगते हैं। अंतर्जात बल में क्या होगा, ये बात हमें डिटेलिंग अभी इसकी करनी है। बहिर्जात बलों में क्या होता है, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो अपक्षय अपरदन। अब जैसे नदियां डेल्टा बनाती हैं, आपने देखा होगा कि नदियां क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही हैं। कैसे बनते हैं वो डेल्टा? जैसे मान लो कोई भी नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बती हिमालय से निकलती है, और तिब्बती हिमालय से, क्योंकि हिमालय में आगे हम पढ़ने वाले हैं कैसी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो अत्यंत कोमल चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ना, उनको काटना आसान होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ अवसादों को लेकर जाती है, अवसादों को लेकर सर जाएगी, फिर रास्ते में माजुली द्वीप का निर्माण कर देती है। वो इन्हीं अवसादों से हो रहा है ना। आप देखिए, हिमालय को काटा तो क्या हुआ? अपक्षय किया। ठीक है, बहाकर अपने साथ ले गई तो क्या हुआ? अपरदन किया। और उसके बाद असम में जाके उन्हीं सेडिमेंट को नदी के बीच में ही जमा कर दिया, क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। वही नहीं, फिर वो चली जाती है असम के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाने के बाद वो क्या करेगी? बांग्लादेश में जाने के बाद वो नदी अपने अवसादों का जमाव करती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा। तो डेल्टा कैसी? डेल्टा जो है वो बहिर्जात बलों से बनने वाली स्थलाकृति है, जबकि पर्वत जो है वो अंतर्जात बलों से बनने वाली स्थलाकृति है। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है साथियों, तो हमें ये सारी चीजों को एक तरीके से ये देखना है, हर शब्द को हमें पकड़ना है। शब्दों पे जब हमारी पकड़ होगी तो हमारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हमने अभी ये देखा कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों में क्या अंतर होता है। अंतर्जात और बहिर्जात बलों में क्या अंतर होता है ये हमने देखा। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य कर रहे हैं वो अंतर्जात बल हैं, पृथ्वी की बाह्य सतह पर जो बल कार्य कर रहे हैं वो बहिर्जात बल हैं। कौन से बल हैं? वो बहिर्जात बल हैं। ठीक है साथियों, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम ये देखेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम, है ना, उन पर्वतों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई दी है कि अंतर्जात और बहिर्जात बल कैसे बने होते हैं। मैं एक बार और इस चीज को समझाता हूं, देखो समझो इस बात को, है ना, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हैं एक बार और। जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया, देखिए जैसे अगर हम देखें कि पृथ्वी ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इसकी सर कितनी लेयर है? तो 3 लेयर है इसकी। सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है इसकी? तो सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट। कौन सी है? क्रस्ट। ठीक है, दूसरी वाली लेयर इसकी कौन सी है? मेंटल है। कौन सी है? मेंटल है। और तीसरी वाली लेयर इसकी कौन सी है सर? कोर है। तीसरी वाली लेयर इसकी कौन सी है? कोर है। ठीक है, कौन सी लेयर है? कोर है। अगर हम इसका थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से इसको क्लासिफाई करें, तो मॉडर्न तरीके से इसको बताने पर हम ये पाते हैं कि अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट में ये 0 किलोमीटर से यहां से शुरुआत करी हमने, तो हम कितना चले जाते हैं, है ना, क्रस्ट में हम चले जाते हैं 32 किलोमीटर। कितना चले जाते हैं? 32 किलोमीटर चले जाते हैं। 32 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है? क्रस्ट होती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है सर? तो वो मेंटल होता है। और 6371 किलोमीटर तक क्या होती है हमारी?
तो वो होती है हमारी कोर। क्या होती है? 6371 किलोमीटर तक हमारी कोर होती है। अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न क्लासीफाई करें तो समझना आप इसको, 0 किलोमीटर है ना, 0 किलोमीटर से नीचे में जब आऊंगा 100 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर तक आने पर मुझे मिलेगा स्थल मंडल। क्या मिलेगा मुझे? स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे? लिथोस्फीयर। देखिए अगर हम ज्योग्राफी में ये चीज सीखेंगे कि एक जैव मंडल होता है, उस जैव मंडल से ही मिलके हमारी पृथ्वी बनी हुई है, और उस जैव मंडल का मतलब होता है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। उस जैव मंडल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां किसी न किसी रूप में जीवन संभव। उस जैव मंडल के 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा एटमोस्फियर जिसे हम वायुमंडल कह रहे हैं, एक हमारा लिथोस्फीयर जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है, और एक हमारा होता है हाइड्रोस्फीयर जिसे हम जल मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 400 किलोमीटर, कितने किलोमीटर सर? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तक होता है एस्थेनोस्फीयर। 400 किलोमीटर तक क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल। एस्थेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल। ठीक है साथियों, क्या है? दुर्बलता मंडल है। उसके बाद यदि बात करेंगे और, तो वो हमारा आता है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। तो क्या बोलेंगे हम? मध्य मंडल। ठीक है, इसके नीचे की बात अभी नहीं करते, बाद में करेंगे जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझेंगे। अभी मैं यहीं तक बात कर रहा हूं, और इवन हम यहीं तक बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा है ना स्थल मंडल है, और ये हमारा क्या है? दुर्बलता मंडल है। अब समझिए आप, है ना, तो ये जो हमारा स्थल मंडल है वो पूरा कैसा होता है सर? वो पूरा होता है सॉलिड, यानी कि ये हमारा कैसा होता है? ठोस होता है। ये हमारा कैसा होगा? ठोस होगा। ठीक है, और जो हमारा ये दुर्बलता मंडल है इसमें भरा होता है मैग्मा। इस दुर्बलता मंडल में क्या भरा होता है? तो इस दुर्बलता मंडल में भरा होता है सर मैग्मा। ठीक है, और इस दुर्बलता मंडल में ये मैग्मा आया कहां से? तो ये मैग्मा आया सर रेडियो एक्टिव तत्वों से, रेडियोधर्मी पदार्थों से। ठीक है, तो यहां पर ये क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा भरा हुआ है। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछता है कि मैग्मा क्या होता है सर, ये बार बार मैग्मा मैग्मा, तो मैग्मा कुछ भी नहीं है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप। चट्टानों का पिघला हुआ रूप। ठीक है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। तो ये वही मैग्मा है, और इस मैग्मा की यहाँ उत्पत्ति इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि इसी मैग्मा की बात करेंगे तो इस मैग्मा के ऊपर यहाँ इस पॉइंट पर बात करेंगे, इस पॉइंट पर एक लेयर होती है, और उसी लेयर को हम क्या बोल रहे हैं सर? प्लेट बोल रहे हैं। उसी लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेट बोल रहे हैं। ठीक है, उसी लेयर को हम क्या नाम दे रहे हैं सर? तो उसी लेयर को हम नाम दे रहे हैं प्लेट, यानी कि ये हमारी क्या है? प्लेट है। ये हमारी क्या है? प्लेट है। ठीक है, अब देखिए समझना बात को ध्यान से, ये मैग्मा क्या इस प्लेट, ये 100 किलोमीटर के हिस्से को तोड़कर ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता सर। तो नहीं, ये कोशिश तो करेगा, कोशिश तो करेगा। इस मैग्मा में लगातार क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये मैग्मा यहां से उठना ऐसे स्टार्ट करेगा, ऐसे स्टार्ट करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे, यानी कि ये इस टाइप से एक चक्रीय गति, एक साइक्लिक मोशन करेगा, और इसी साइक्लिक मोशन को कहा जाता है संवहनी धारा। इसी साइक्लिक मोशन को क्या कहा जाता है? संवहनी धारा, कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट, इसको क्या बोला जाता है सर? कन्वेक्शनल करंट बोला जाता है, संवहनी धारा बोला जाता है। ऐसे यहां भी, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो बहुत ज्यादा है ना, तो चौड़ाई ज्यादा है तो ये ऐसे छोटी छोटी चक्रीय गतियां हमें इसमें देखने को मिलेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे? संवहनी धारा। ठीक है, अब अगर हम इस संवहनी धारा की बात करेंगे तो ये जो संवहनी धारा है ये लगातार इस प्लेट को मूवमेंट कराएगी, गति कराएगी। जब इस प्लेट को मूवमेंट कराएगी, अब इस प्लेट में ये कितने प्रकार के बल होते हैं, ये प्लेट कैसे गति करती है, ये बात मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि ये प्लेट क्यों गति करेगी।
कितने प्रकार की गति करेगी बात करेंगे, लेकिन क्यों गति करेगी तो ये पॉइंट है। तो ये गति क्यों करेगी, क्योंकि लगातार मैग्मा में क्या उत्पन्न हो रही है, संवहनी धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। ये संवहनी धारा इस प्लेट को मूव कराएंगी। अब देखिए जब ये प्लेट मूव करेगी, जब ये प्लेट मूव करेगी तो इसकी बात करें तो इसके ऊपर ये वाला पूरा पोर्शन हमारा स्थल मंडल वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, स्थल मंडल वाला पोर्शन है। अब जब ये प्लेट मूव करेगी तो क्या स्थल मंडल स्थिर रहेगा, नहीं रहेगा ना, स्थल मंडल में भी कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। और जब वो परिवर्तन दिखाई देंगे तो उसी से किसका निर्माण होगा सर, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। उसी से किसका निर्माण होगा सर, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। जैसे अभी आपने कल ही देखा कि भूकंप आया है ना, तो वो भूकंप आया, अब वो भूकंप किस वजह से आया होगा, प्लेटें लगातार मूव करी होंगी। जैसे ही प्लेटें मूव करी होंगी तो ऊपर वाला ये पूरा, क्योंकि वेव्स के फॉर्म में चलता है भूकंप, तो जब प्लेटों ने मूव किया होगा तो यहां से है ना, यहां से डिस्टरबेंस वो इधर भी गया होगा, वो इधर भी गया होगा, वो ऐसे भी गया होगा, और उसने क्या किया होगा, पूरा का पूरा स्थल मंडल हिलाया होगा। ठीक है, तो वो भूकंप हो गया। जैसे सुना जाता है कि उसका जो अधिकेंद्र है, उसका जो एपी सेंटर है वो अफगानिस्तान बना है ना, और कई जगह उसके झटके महसूस किए गए। तो इस तरीके से ये सब किसकी वजह से होता है, प्लेटों की वजह से। और प्लेटें किस वजह से मूव करती हैं, तो मैग्मा की वजह से। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको यही बता रहा हूं कि जितनी भी स्थलाकृतियां, क्योंकि हम पर्वतों को पढ़ रहे हैं और पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, ओरोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं, पर्वतों के निर्माण को पढ़ रहे हैं कि कैसे पर्वत बने होते हैं, तो मैं यही बता रहा हूं कि जितने भी पर्वत हैं वो सब या तो अंतर्जात बलों से बने होंगे या बहिर्जात बलों से बने होंगे। बहिर्जात बल जो होते हैं वो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के अंतर्गत आते हैं। अंतर्जात जो बल होते हैं वो मैग्मा की वजह से प्लेटें मूव करती हैं पृथ्वी के अंदर, और तब जाके क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है और हमें क्या देखने को मिलती हैं, स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात एकदम स्पष्ट है। तो ये जो मैग्मा है ये लगातार गति करता रहेगा, लगातार गति करता रहेगा, तो लगातार प्लेटों में मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है साथियों, तो अभी तक मैंने आपको क्या बात बताई, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारत है उसको कुल कितने भूभौतिक प्रदेशों में बांटा है, 6 भूभौतिक प्रदेशों में बांटा है। पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, तटीय मैदान, मरुस्थल, द्वीप। ठीक है, हम उनमें से एक एक करके चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, पर्वतों की बात करी थी। पर्वत की डेफिनेशन हमने देखी, ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर ऊपर हो, नुकीला उसका ऊपरी हिस्सा हो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। वलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। यहां से सवाल बनेगा जैसे उसने आपको दे दिया कि विंध्याचल किस प्रकार का पर्वत है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे सवाल इसमें से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जितने भी पर्वत हैं पूरे विश्व की पृथ्वी पर जितने भी पर्वत हैं वो सभी पर्वत या तो अंतर्जात क्रियाओं से बने होंगे या बहिर्जात क्रियाओं से बने होंगे, बहिर्जात बलों से बने होंगे। और अंतर्जात और बहिर्जात बल कैसे काम करते हैं ये बात मैंने आपको समझाई। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लगातार इन चीजों को सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं। कल फिर बात होगी इससे आगे की। ठीक है, धन्यवाद साथियों।